तो आज हम कंटिन्यू करेंगे केमिकल इक्वेशन से। चैप्टर 1 क्लास 10th का चल रहा है हमारा ये। तो इसमें केमिकल इक्वेशन में जब हम किसी केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से प्रेजेंट करते हैं तो वो केमिकल इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि पहले लैंग्वेज में इन्होंने बोला कि जिंक मेटल जो है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। ये तो इसका नॉर्मल लैंग्वेज में रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इसको केमिकल सिंबल या केमिकल फार्मूला के थ्रू कैसे करेंगे। नॉर्मल वर्डों में हो रहा है कि जिंक लिया, उसमें ऐड किया, जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड हुआ, एक प्रोसेस हुआ और जिंक सल्फेट बना प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई। ये हो गई हमारी दिस इज नोन एज वर्ड इक्वेशन। यहाँ पे वर्ड का इस्तेमाल किया है। अब हम सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। जैसे सिंबल्स में ये जिंक का सिंबल है प्लस ये सल्फ्यूरिक एसिड का सिंबल है। केमिकल फॉर्मूला, ये दोनों रिएक्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये रिएक्टेंट कहलाएंगे। ये लेफ्ट साइड पे होंगे। फिर केमिकल प्रोसेस हुआ, हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मिली। ये एज ए प्रोडक्ट हमें रिसीव हुआ राइट हैंड पे, तो ये प्रोडक्ट कहलाया। लेफ्ट साइड पे हमारे रिएक्टेंट है जो कंज्यूम हुआ और वो रिएक्टेंट जो प्रोड्यूस हुआ वो प्रोडक्ट। अब बात आ रही है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। तो इसको बैलेंसिंग करने के लिए हम ये काउंट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम कितने हैं। पहले हमने केमिकल फार्मूला के फॉर्म में लिख लिया, फिर हम रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में क्या क्या है, इसमें जिंक है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है, इसमें ऑक्सीजन है। जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। तो जिंक यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। तो प्रोडक्ट में अगेन जिंक 1 है, ओके। हाइड्रोजन यहाँ पे भी 2 था, यहाँ भी 2 है, ओके। सल्फर 1 है और ऑक्सीजन 4 है। तो ये बैलेंस हो गई। इसमें नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट, ये दोनों तरफ बराबर है। A balanced chemical equation has masses of various element in reactant and product, तो दोनों तरफ ये बराबर होंगे। तो अच्छा, कई बार इक्वेशन जो है अनबैलेंस्ड होती है, जिसमें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम मैच नहीं कर रहे होते। तो उस केस में हमें इक्वेशन को मैच करना सीखना है। तो इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर एक कंजर्वेशन का लॉ लग रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो कहता है कि मैटर कैन नेदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। तो इसकी वजह से हमें नंबर ऑफ एटम को सेम रखना है। द नंबर ऑफ वेरियस टाइप ऑफ एटम इन रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट साइड पे भी सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन लग रहा है। तो हम यहाँ पर इसको आर्टिफिशियली बैलेंस कर रहे हैं। वी शुड नेवर चेंज द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला नहीं चेंज करना है ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, यानी कि H2O ही रहेगा, इसको नहीं बदल सकते। वी कैन मल्टीप्लाई अ सिंबल और ए फॉर्मूला बाय फिगर लाइक 2, 3, 4। हम उससे पहले एक नंबर लगा सकते हैं, जैसे H2 है तो इसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसके आगे हम 1 या फिर 2 या फिर 3 वो हम पुट कर सकते हैं।
it will be good to note there note here the element which exist as diatomic molecule like oxygen O2, hydrogen H2, nitrogen N2, fluorine F2, chlorine Cl2, bromine Cr2 and iodine I2. Iodine I2. All other elements are usually considered monoatomic. अच्छा, बोल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल हैं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये डायटोमिक होते हैं, यानी टू है इनमें। ऑल अदर एलिमेंट आर कंसिडर्ड इन मोनो, बाकी सारे मोनोएटॉमिक सिंगल होते हैं। अब बात आ रही है बैलेंसिंग की। तो हमें एटम्स को इक्वल करना है बोथ साइड। जैसे ये इक्वेशन है H2 प्लस O2 H2 बना रहा है, तो हाइड्रोजन के तो 2 हैं पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो इस केस में the number of hydrogen atom is equal on the both side but the number of oxygen atom is unequal। यहाँ पर ऑक्सीजन अनइक्वल है। there are 2 oxygen atom on the left side but only 1 oxygen atom on the right side। to have oxygen atom on the right side we multiply H2O by 2। तो हम नंबर बढ़ा ही सकते, हम घटा नहीं सकते। तो हमने क्या किया, इसको यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया, हाइड्रोजन के एटम ये दोनों 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएंगे। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गया और ये 2 इसके ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ पे 2 हो गया। तो इसकी वजह से अब नई सिचुएशन निकल के आ रही है कि ऑक्सीजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 4 हो गया। तो अब हाइड्रोजन मिसबैलेंस हो गया। तो उस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसके पहले भी 2 लगा देंगे, तो 2 जा 4। तो ये हमारी इक्वेशन यहाँ पे बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों बराबर निकल के आ गए। टू मेक अ इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, अब किसी केमिकल इक्वेशन में और इन्फॉर्मेशन कैसे डाल सकते हैं। द केमिकल इक्वेशन कैन बी मोर इन्फॉर्मेटिव इन ए 3 वे। नंबर 1 है, हम उसमें फिजिकल स्टेट डाल सकते हैं, यानी कि जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, एक्वस, ये इसके स्टेट्स हो गए। हीट चेंज, हीट चेंज का मतलब है कि जैसे एक्सोथर्मिक है तो हीट रिलीज होगी और एंडोथर्मिक है तो हीट कंज्यूम होगी। इंडिकेटिंग द कंडीशंस अंडर विच द रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, इस तरह से ये होते हैं कैटलिस्ट वगैरह कुछ। तो 1 बाय 1 देख रहे हैं कि फिजिकल स्टेट के लिए यहाँ पर सिंबल होगा स्मॉल एस, स्मॉल एल, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि मेड इन वाटर, ये AQ, गैसियस के लिए G इस्तेमाल होगा। तो ये जिंक है, इसके आगे एस लगाया, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, ये G है। ये हमारा जो है स्टेट बता रहे हैं। The equation is more informative because it tells us the physical state of various substances involved। It tells us that zinc in the solid state, sulfuric acid है, aqueous है, zinc sulfate aqueous है और गैस है। In some cases insoluble product called precipitate, यानी कि सॉलिड फॉर्म में कुछ पार्टिकल्स मिलेंगे जो बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं किसी रिएक्शन किसी रिएक्टेंट से। तो सिंस इनसॉल्युबल प्रोडक्ट precipitate is a solid substance, its physical state is indicated in the aqueous solution। तो precipitate भी S के साथ ही यूज होगा। जैसा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि लाइम वाटर भी कहलाता है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रीट किया जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये यहाँ पर वाइट प्रेसिपिटेट, तो ये यहाँ पे एस इन्होंने लगाया है। ठीक है, तो ये केमिकल रिएक्शन के सिंबल्स हो गए। प्रेसिपिटेट को जो है शॉर्ट फॉर्म में PPT भी कहते हैं। अब आ गया हीट चेंज। तो 2 तरह की हीट होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक।
तो अगर हीट रिलीज हो रही है तो राइट साइड में प्लस H आएगा. Those reactions in which heat is evolved are known as exothermic reaction. For example, when carbon burns in the oxygen to form carbon dioxide. ये कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ बर्निंग, सी ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, इक्वेशन हुई, रिलीज हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस हीट, तो हीट रिलीज हो रही है. The burning of carbon in oxygen is an exothermic reaction because heat is evolved. An exothermic reaction is indicated by plus heat या plus heat energy या plus energy, इस तरह से लिख सकते हैं प्रोडक्ट के साथ में. तो एक और एग्जांपल है नेचुरल गैस जो कि मीथेन CH4 है. जब ये ऑक्सीजन में बर्न होती है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है और प्लस वाटर वेपर, ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है. तो मीथेन नेचुरल गैस, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हीट एनर्जी, तो ये एक्सोथर्मिक है. तो नेचुरल गैस का बर्न होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है क्योंकि इसमें हीट प्रोड्यूस हो रही है इस रिएक्शन में. ऑल द कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन रिएक्शन. जो भी जलने वाली रिएक्शन है वो सारी एक्सोथर्मिक है. अब यहाँ पर हमारा डाइजेशन का पॉइंट आ रहा है. जो हमारा डाइजेशन है इसमें फूड क्या होता है, ब्रोक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में. फॉर एग्जांपल फूड लाइक चपाती की रोटी या ब्रेड या चावल या आलू जो भी है, इन सब के अंदर स्टार्च नाम का कार्बोहाइड्रेट होता है. और जब ये डाइजेशन का प्रोसेस इनिशिएट होता है तो ये जो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है ये ब्रेक डाउन होता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में, यानी कॉम्प्लेक्स से सिंपल में. किस किस में, जैसे कि ग्लूकोज में. ये जो ग्लूकोज है ये फर्दर पहले तो जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हुआ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो कि है ग्लूकोज. दिस ग्लूकोज देन अंडरगोज स्लो कंबशन. ये डाइजेशन के एक्सप्लेनेशन है. ये स्लो कंबशन होता है. कंबशन का मतलब ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होगा. तो दिस ग्लूकोज देन अंडरगोज कंबशन बाय कंबाइनिंग ऑक्सीजन इन द सेल्स. ये सारे रिएक्शन सेल के अंदर होती है ऑफ आवर बॉडी टू प्रोड्यूस एनर्जी. यानी हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज है, वो ग्लूकोज रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कंबशन हो रहा है और जिससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी. जिस प्रोसेस को रेस्पिरेशन हम कहते हैं, जो हम सांस ले रहे हैं. सांस लेने से वही ऑक्सीजन अंदर जाके वो सेल में जाके जो वो ऑक्सीजन है वो उसको हमारा हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में ईच एंड एवरी सेल तक वो लेके जाता है ऑक्सीजन. वहाँ वो ऑक्सीजन वहाँ के ग्लूकोज से रिएक्ट करती है और जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है. उस एनर्जी से हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है, बाकी सारी शरीर के सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहे होते हैं. इन एडिशन टू द फंक्शन ऑफ दिस एनर्जी मेंटेन आवर बॉडी हीट. वही एनर्जी या हीट जो है बाकी प्रोसेस तो कर ही रही है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करती है. तो देखो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन क्या हो रहा है, ग्लूकोज जिसका की फॉर्मूला है C6H12O6 एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में है, ये ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो इसने क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट की, वाटर रिलीज किया और एनर्जी, जो कि मेन इसका मोटिव था. तो रेस्पिरेशन कैसी हो गई, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया क्योंकि हीट एनर्जी इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है इस प्रोसेस में. ओके, अब जो हमने पहले मैग्नीशियम का एग्जांपल लिया था वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि उसमें भी हीट इवॉल्व हो रही है. अब आ रहा है, ये तो एक्सोथर्मिक थे, अब आ रहे हैं एंडोथर्मिक, जिन्हें हीट देनी पड़ती है वरना रिएक्शन चालू नहीं होगा. हीट एब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक होती है. फॉर एग्जांपल जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर हीटेड टू ए वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 3000 डिग्री सेल्सियस. तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं 3000 डिग्री सेल्सियस पर
की हीट देने पर, ताकि क्या बन रहे हैं, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। मोनो का मतलब है ये सिंगल सिंगल हो गया, ऐसे CO होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। The reaction between nitrogen and oxygen to form nitrogen monoxide is endothermic reaction because heat is absorbed in this reaction. An endothermic reaction is usually indicated by the writing a plus heat adjusted on the reactant side. Same है वो, उसमें right hand side होता है, left hand side होता है। तो ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन की रिएक्शन होती है, ये होती है इंजन मोटर व्हीकल के अंदर होती है। अब इसमें एक और रिएक्शन आ जाती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें कि जो एक केमिकल है वो ब्रेक हो रहा है 2 या 2 से 3 में, जैसे कि ऑल द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू टेक प्लेस। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया तो इससे हमें कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, तो 1 से 2 बन गए, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक है क्योंकि इसमें हीट एब्जॉर्ब हुई है। ऐसे ही एक एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में भी सनलाइट चाहिए होती है, सनलाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय ग्रीन प्लांट, तो ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल हो गया। द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज आल्सो एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो वाटर का ब्रेक डाउन हो रहा है जो H2O का H और O में, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हो रही है। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डिस्कशन दैट एनर्जी कैन बी गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड इन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब बात हो रही है कि कुछ रिएक्शन कुछ सर्टेन कंडीशंस में होती हैं, तो हम उसके लिए कंडीशन को कैसे दिखाएंगे। तो देन हीट, इफ अ हीट इज रिक्वायर्ड, अगर हीट रिक्वायर है तो डेल्टा का साइन इस्तेमाल होगा। जैसे ये डेल्टा है यानी हीट दी गई है, ये कहाँ रखते हैं, पुट ओवर द एरो, यानी कि ये कंडीशन हो गए टेम्परेचर के फॉर्म में। इफ द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटालिस्ट, कैटालिस्ट हो सकता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रिएक्शन को इनिशिएट करने में हेल्प करता है। देन द सिंबल और फॉर्मूला ऑफ द कैटलिस्ट इज ऑल्सो रिएक्ट, जैसे कि ये यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड है, इसकी प्रेजेंस में इक्वेशन हो रही है, तो ये एरो पे लिखा गया है, यहाँ पे नहीं, छोटा छोटा यहाँ लिखा गया है, यानी कि हीट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, बट ये इक्वेशन इक्वेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पोटेशियम क्लोरेट KClO3, इसको हीट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड जो कि कैटलिस्ट है, तो ये डिकम्पोज हो रहा है पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में। तो ये यहाँ पर ये दिखे हैं, ये कंडीशंस को बता रहा है। एक और रिएक्शन है यहाँ पे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर है ATM, इसको 300 ATM के लिखा, और 300 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर इतना प्रेशर, और ये दो जो है कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में, जो ये जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर रहा है मेथनॉल। ये हमने फोटोसिंथेसिस का भी देख ही लिया। फोटोसिंथेसिस की है यहाँ पर। अब फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एट एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, वाटर होता है, सनलाइट, और लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का, क्लोरोफिल, तो ये जो है कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, जो प्लांट है वो ग्लूकोज बना रहा है, प्लस ऑक्सीजन गैस जो है रिलीज हो रही है, जो कि हमारे को, इसीलिए हम पेड़ वगैरह लगाते हैं। तो ये रिएक्शन हो गई।
अब यहाँ पर आ रहा है कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ऑन राइटिंग बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन लिखने के लिए पहले कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। पहला स्टेप है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, कीपिंग द रिएक्टेंट ऑन द लेफ्ट साइड एंड प्रोडक्ट ऑन द राइट साइड। पहले वर्ड इक्वेशन बनाइए, फिर उसमें सिंबल और फॉर्मूला पुट कीजिए। बैलेंस द इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग द सिंबल एंड फॉर्मूला बाय द स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर। हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, बड़ा नहीं रखना है। यानी 1 यानी कि 2 से इस्तेमाल होगा, स्मॉलेस्ट नंबर तो 2 ही होगा, 1 से तो कोई मतलब नहीं है। डू नॉट चेंज द फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं चेंज करना है। इफ़ पॉसिबल मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग फिजिकल स्टेट। पॉसिबल हो तो ये आप लिखें, रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या स्टेट्स है, हीट चेंज कैसी हो रही है, कंडीशंस क्या हैं, और सफिशेंट इन्फॉर्मेशन डालने से वो थोड़ा अच्छे से आपको दिखाई देगा। तो बाकी अभी यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।